हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के पहले फिगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फर्दर एनालाइज करेंगे और जो भी चीज दिया गया है उसको हम फाइंड करेंगे कि क्या चीज है। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दो बिल्डिंग्स का बात कर रहा है, ठीक है ना, दो बिल्डिंग का, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है और एक नॉर्मल बिल्डिंग है। ठीक है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का मतलब होता है जिसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम दोनों बिल्डिंग्स को पहले बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो बताया है कि बिल्डिंग हो, टावर, कुछ भी हो, उसको हम एक वर्टिकल लाइन से ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहले हमको ग्राउंड बनाना पड़ेगा। तो मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ठीक है, और ये मेरा मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। ठीक है, और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ठीक सामने एक बिल्डिंग है, नॉर्मल बिल्डिंग है, जो कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से छोटा है। ठीक है, तो इसका हाइट मान लो यहां तक है। क्लियर है यहां तक? चलो अब इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप पे कोई खड़ा है, मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और वो इस छोटे वाली बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और फिर एक बार बॉटम पे देख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जिसके सामने एक नॉर्मल बिल्डिंग है जिसका हाइट इसके कंपैरिजन में छोटा है। इसका हाइट दे चुका है, एक्चुअली में इसका हाइट जो है 8 मीटर है। ठीक, और इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप पे कोई ऑब्जर्वर, कोई इंसान खड़ा है जो कि इस छोटे वाले बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है और बॉटम पे देख रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इसके कंपैरिजन में छोटा है, तो दोनों जगह पे देखने के लिए हमको सर नीचे करना होगा। ठीक है, सर नीचे करना होगा, यानी कि यहां पे जो भी एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन होगा? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। हम बताए हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई ऑब्जेक्ट या पॉइंट नीचे हो तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई पॉइंट या ऑब्जेक्ट ऊपर हो तो वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है लाइन ऑफ साइट के साथ। क्लियर है यहाँ पे? चलो तो यहाँ पे इस ऑब्जर्वर के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा। ठीक है, ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब जो सामने लाइन ऑफ साइट बनता है वही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, चलो और यहां पे अगर टॉप पे देखेगा तो टॉप पे लाइन ऑफ साइट क्या होगा? टॉप के लिए लाइन ऑफ साइट ये होगा, और जब बॉटम पे देखेगा तो बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट कुछ ये होगा। क्लियर है यहाँ पे? और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब हम ध्यान से देखते हैं, जब ये ऑब्जर्वर इस बिल्डिंग के टॉप पे दिख रहा होता है तो उस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ठीक है, उस केस में जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री दिया गया है ना। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहां पे रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 होगा और बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर है यहाँ पे? चलो तो टॉप के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा जो कि 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, चलो जस्ट वैसे ही बॉटम के लिए जब बॉटम पे देख रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? तो उस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन मेरा 45 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा ये एंगल जो है वो इस बॉटम के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है और टॉप के लिए कितना है मेरा? 30 डिग्री है। क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि बॉटम के लिए लाइन ऑफ साइट ये होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगा, तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम क्या कर रहे हैं? सारे पॉइंट्स को नेमिंग कर रहे हैं। तो इसको हम ए बी बोल रहे हैं। ठीक है, ए बी, इसको हम सी बोल रहे हैं, इसको डी बोल रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? तो क्वेश्चन में हमको इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है कि इसका हाइट कितना होगा, और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि इनडायरेक्टली बोले तो हमको ए बी का लेंथ फाइंड करना है और बी सी का लेंथ फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक और चीज, हम इस पॉइंट को स्ट्रेटली ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है ना, इसके साथ ऐसे, यानी कि इस पॉइंट से हम BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं, इस पॉइंट से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं। ऐसे करने से क्या होगा? इसको हम E बोल रहे हैं। ऐसा करने से ये होगा
कि जो भी CD का लेंथ होगा वही BE का लेंथ होगा, ठीक है ना। हम BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि D पॉइंट से, मतलब D और E पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो उस केस में जो भी CD का लेंथ होगा वही मेरा BE का लेंथ होगा, यानी कि यहाँ पे BE का लेंथ क्या होगा, मेरा 8 मीटर होगा, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो यहां पे हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल। कौन कौन सा? एक दिख रहा है ट्रायंगल ABC और दूसरा दिख रहा है AED। ध्यान से समझेंगे, एक ट्रायंगल दिख रहा है AED, ये छोटा वाला, और दूसरा ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, यानी कि ABC दिख रहा है, यानी कि 2 राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख रहे हैं। अब इन्हीं 2 राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हमको हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग निकालना है और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन एक और आता होगा कि ट्रायंगल ABC में कोई भी एंगल मेंशन नहीं किया गया है, केवल राइट एंगल को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी एक्यूट एंगल यहां पे नहीं दिया गया है। तो उस केस में क्या करेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर हम BC लाइन का बात करें और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां पे हम AF कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम BC और AF लाइन का बात करें, ध्यान से देखेंगे, BC और AF लाइन का बात करें तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है, ठीक है। यानी कि AF जो है वो BC के पैरेलल होगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। और ये जो AC लाइन है, A और C, ये जो AC लाइन है वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा सिनेरियो है, ठीक है। ये मेरा AF है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और BC मान लो मेरा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो AC है, AC ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। AC कैसा बिहेव कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह। तो हम 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर 2 पैरेलल लाइन हो और वहां पे हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ किए हैं तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। जस्ट वैसे ही ये एंगल भी इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो जस्ट वैसे हम देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो सकता है। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अगर ये पूरा एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, मेरा 45 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक? चलो, यानी कि इस ट्रायंगल में हमको एक एक्यूट एंगल मिल गया जिसकी जरूरत थी हमको। चलो अब हम इस छोटे वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल? ट्रायंगल AED, ये छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी हमको एक्यूट एंगल नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको नहीं बोलना है, ये एक्यूट एंगल नहीं है, इसके लिए हम AED का बात कर रहे हैं, यानी कि ये पूरा ट्रायंगल ऐसा AED का बात कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई एक्यूट एंगल नहीं है, तो इसमें भी एक्यूट एंगल आ सकता है। कैसे? ध्यान से देखेंगे, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो AF और ED भी पैरेलल होगा एक दूसरे के, ठीक है। AF, ये AF है और ये ED है, तो यानी कि AF और ED भी एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। और इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए AD ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। कौन ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है? AD, A और D, ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि ये लाइन AD लाइन इन दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यानी कि ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। अगर दिक्कत है तो पीछे ड्रैग करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम देखते हैं कि कैसे हम हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग निकालेंगे और दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि कैसे BC फाइंड करेंगे, ठीक है। चलो आते हैं, देखते हैं। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे कि लेट AB be the height of multi stored building and BC, ठीक है, ये BC जो है BC be the distance between two buildings, ठीक है।
2 बिल्डिंग्स। क्लियर? तो यहाँ पे ए बी क्या है मेरा, हाइट ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, और बी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल का यूज कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 2 बिल्डिंग के बीच के डिस्टेंस को हम x मीटर मान रहे हैं। ठीक है, मतलब x कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी। तो अभी हमको मालूम नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं कि दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना है, x मीटर है। और इस पूरे बिल्डिंग के हाइट को, यानी कि इस मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के हाइट को हम h मीटर मान लेते हैं। कितना, h। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा बिल्डिंग का हाइट को हम h मीटर मान रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे m हटा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, तो इसको हम h मीटर मान लिए। और यहां से लेकर, यानी कि BE का लेंथ ऑलरेडी हमको पता है कितना है मेरा, 8 मीटर। ठीक है, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि फ्रॉम फिगर, ठीक है, फ्रॉम फिगर, यहाँ पे हम BC के लेंथ को क्या माने हैं, BC के लेंथ को x माने हैं, x मीटर। ठीक है, एंड AB कितना है, AB को हम h मीटर मान के चल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ध्यान से समझेंगे। अगर AB पूरा h है और BE 8 है तो AE निकल सकता है। ठीक है, AE निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? पूरे AB के लेंथ में से अगर BE के लेंथ को माइनस कर दे तो A निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से A भी निकल जाएगा क्योंकि आगे यूज होगा, तो इसलिए हम निकाल कर रख रहे हैं यहाँ पे। तो A क्या होगा, AB माइनस BE, AB माइनस BE। ठीक है, AB पूरा कितना है, H, जो कि निकालना है हमको, फाइंड करना है। ठीक है, चलो AB कितना है, H, और AE कितना हो जाएगा, सॉरी BE कितना है मेरा, 8 है, तो माइनस 8, यानी कि मेरा AE आ जाएगा H माइनस 8 मीटर। ठीक है, H माइनस 8 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हाइट निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तो यहां पे हमको 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, एक AED दिख रहा है और एक ABC दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी को भी पहले हम लेके वहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं बड़े वाले ट्रायंगल, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब ABC में हम क्या करेंगे कि हमको इसमें भी tan लगाना पड़ेगा क्योंकि इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है जो कि फाइंड करना है, और ये बेस है, इसको भी फाइंड करना है, दोनों को फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन सा टी रेशियो से कनेक्ट करता है, tan और cot। तो tan लेते हैं, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा, AB, और बेस क्या है मेरा, BC है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू हमको मालूम है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। 1 बराबर AB को H माने हैं और BC को क्या माने हैं, X। तो 1 बराबर H अपॉन X हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा H बराबर X। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि जो भी हाइट ऑफ बिल्डिंग आएगा वही डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग भी होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक भी निकल जाएगा तो दूसरा वही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग और डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 बिल्डिंग्स आर सेम, इक्वल है। अगर ये हाइट मेरा 10 मान लो 20 मीटर आ रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग्स भी क्या होगा, 20 मीटर होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमको डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, केवल H निकाल लेंगे या फिर X निकाल लेंगे तो दोनों मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलो तो ऊपर क्लीन कर रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं, तो ऊपर क्लीन कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है मेरा, तो इन ट्रायंगल AED, तो इन ट्रायंगल AED। ठीक है, तो यहां पे भी हमको tan का यूज करना होगा क्योंकि हमको AE पे बात करना होगा, क्योंकि AE भी क्या है, इस क्या है जो भी, हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का हाइट का पार्ट है। ठीक है ना, तो ये परपेंडिकुलर होगा 30 डिग्री के लिए और ये बेस होगा, ED बेस होगा मेरा। ठीक है, चलो तो इन ट्रायंगल AED यहां भी tan 30 का यूज करना होगा। tan 30 बराबर परपेंडिकुलर AE है और बेस क्या होगा मेरा, यहां पे ED होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखेंगे यहां पे
tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ए का लेंथ अभी निकाले थे, क्लीन कर दिए हैं। ए का लेंथ आया था मेरा, यहाँ पे लिख रहे हैं h-8 आया था, h-8 मीटर आया था, ठीक है। तो ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे? h-8 डिवाइड बाई, अब ईडी का लेंथ नहीं मालूम है, ठीक है, लेकिन अगर फिगर ध्यान से देखें तो ईडी का भी लेंथ मालूम है। कैसे? ईडी जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा, और बीसी का लेंथ ऑलरेडी x है, तो ईडी का भी लेंथ कितना होगा मेरा? x होगा, तो यहाँ पे x लिख दी, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हमको इक्वेशन 1 में दिख रहा है कि h जो है, अच्छा एक और चीज देखेंगे, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, h और x दो वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल का तो यहां से वैल्यू नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक वेरिएबल का वैल्यू निकल सकता है। कैसे? अगर हम h के जगह पे या तो x लिख दें या फिर x के जगह पे या तो h सब्स्टिट्यूट कर दें, तो उस केस में पूरा इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ जाएगा, वहां से उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में दिख रहा है कि h जो है x के इक्वल है, तो या तो h के जगह पे x लिख दो या फिर x के जगह पे h लिख दो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू, मान लो हम h के जगह पे x लिख दिए, तो x - 8 डिवाइड बाई x लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से? फ्रॉम 1 से। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, और ये √3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x और -8√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलो, हमको x निकालना है, तो x को एक तरफ करेंगे, तो x माइनस, अच्छा एक चीज देखेंगे यहाँ पे, -8√3 को इधर कर देंगे, क्योंकि -8√3 को इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये इधर हो गया 8√3 बराबर, इसको उधर करेंगे तो √3x - x। क्लियर है यहाँ तक? चलो सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 8√3 बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा √3 - 1, ठीक है। चलो अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू तो आ गया मेरा, x का वैल्यू कितना आ रहा है? तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा, x के साथ ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, यानी कि 8√3 डिवाइड बाई √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, ठीक है। और जो भी हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हैं उसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो इस केस में हम रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमको मालूम है कि डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8√3 डिवाइड बाई √3 - 1, साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो √3 + 1, ठीक है, और यहाँ भी √3 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो x बराबर 8√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ आगे चल के कैंसिल भी हो सकता है, ठीक। अब नीचे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये a - b, ठीक है, ये a - b इंटू a+b फॉर्म का है, ठीक है, और a - b इंटू a+b क्या होता है? a² - b², a² का मतलब √3 का स्क्वायर जो कि 3 होगा, माइनस b² का मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8√3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1 क्या होता है? 2 होता है, तो इसको यहाँ पे 2 लिख दिए। अब यहाँ से कैंसिल होगा, 2 × 4 = 8, 4 टाइम्स में, तो यहाँ से x आ जाएगा 4√3 तो है यहाँ पे, ठीक है ना, तो 4√3 इंटू √3 + 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो इतना मीटर। अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे हम छोड़ भी सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सब सही है? 4√3 √3 + 1 सही है, ठीक। तो इसके आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। तो x मेरा निकल गया। अब जितना x का वैल्यू होगा उतना ही h का वैल्यू होगा, क्योंकि x किसके इक्वल था? h के इक्वल था। तो हम बोल सकते हैं, इसको हम क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, इसको क्लीन करके आगे लिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि क्योंकि हाइट और डिस्टेंस दोनों इक्वल था, लिखेंगे सिंस h बराबर x, तो देयरफॉर h का भी वैल्यू किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। और x कितना रहा? 4√3
इंटू √3 + 1 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से अगर फर्दर और सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा h बराबर, ठीक है, √3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, और √3 इंटू 1 + √3 हो जाएगा। तो एनसीईआरटी बुक में ऐसे ही दिया गया है तो हम भी ऐसे लिख दिए इतना मीटर, नहीं तो हम यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो, और अगर √3 का वैल्यू दिया रहता 1.732 तो रख सकते थे, नहीं तो नहीं दिया है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, लास्ट में नहीं देंगे। देयरफॉर हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन two buildings are same, that is क्या है मेरा 4 × 3 + √3 मीटर, दोनों सेम है और दोनों का वैल्यू 4 × 3 + √3 आ रहा है। क्लियर है? तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो पहले फिगर जरूर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ही हम एनालाइज करके समझ पाएंगे कि कैसे कैसे आगे मतलब सॉल्व करना है, ठीक है, आगे क्या क्या स्टेप होगा। चलो, तो इस क्वेश्चन को फिर से खुद से भी बनाना है, ठीक है, क्योंकि एक बार देखने के बाद अगर खुद से नहीं बनाएंगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा और फिर क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। क्लियर है? चलो, तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।